हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास 11th के वीडियोस में हम लोगों ने टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि बोटैनिकल गार्डन और हमारे हार्बेरियम यानी कि प्लांट्स के रिस्पेक्ट में कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो हमने देखा था कि हार्बेरियम और बोटैनिकल गार्डन दो ऐसे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनकी वजह से हम लोग टैक्सोनॉमी कर पा रहे थे। तो अब बारी है आज एनिमल की, कि हमारे एनिमल के लिए कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं। तो दो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो हमें एनिमल्स के लिए दिए गए हैं, इन विच नंबर 1 इज जूलॉजिकल पार्क्स एंड नंबर 2 इज म्यूजियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो हमारी टॉपिक पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स पार्ट 2। इट इज आवर सेकेंड पार्ट। ठीक है, और इस टैक्सोनॉमिकल एड में हम लोग बात करेंगे हमारे दो पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जिससे हमें एनिमल्स की टैक्सोनॉमी में क्या होता है, मदद मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें दो कैटेगरी हमें पढ़नी है, दैट इज जूलॉजिकल पार्क एंड म्यूजियम। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम ये दो ऐसे कैटेगरी हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे जूलॉजिकल पार्क के बारे में कि जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं और इसकी क्या क्या फीचर्स है और ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है ना। तो जूलॉजिकल पार्क्स जो होता है, आपको पता है कि जू जिसको हम लोग कहते हैं, चिड़ियाघर जो होता है, वहाँ जाते हैं बच्चे, इंजॉय करते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके एनिमल्स देखते हैं। तो वहाँ पे हमारे लिए क्या है कि वो एक फीचर है जहाँ पे हम जाकर देख रहे हैं इस तरह के एनिमल्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है, वो एक तरह की प्रोटेक्शन है जो हमारे जानवरों को दी जाती है, एनिमल्स को दी जाती है, ताकि उनका एक्सटिंक्शन, उनका विलुप्तीकरण ना हो, उन्हें किसी भी तरह का डेंजर ना हो। तो उन सबसे बचाने के लिए हम जूलॉजिकल पार्क का ऑप्शन यूज करते हैं, है ना। अब एनिमल्स को दो तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो हम देखने वाले हैं कि जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं या एनिमल की जो कंजर्वेशन होती है वो कितने तरह से होती है। तो बेसिकली दो तरह की कंजर्वेशन आपको याद रखनी है, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ जूलॉजिकल पार्क फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। तो जूलॉजिकल पार्क सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जूलॉजिकल पार्क, इसकी डेफिनेशन पहले करते हैं। चलिए, तो जूलॉजिकल पार्क के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, दीज आर गार्डेड एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोवाइडेड with environment as close as their natural habitat and animals are protected also। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क जो होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन हमने आपको दिया कि ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां एनिमल्स को इस तरह से गार्ड किया जाता है, इस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है जैसे कि एनिमल्स अपने नेचुरल जगह पे ही हों। उन्हें यही फीलिंग होती है कि वो एक नेचुरल अपने ही जगह पर है, कहीं से घिरे हुए नहीं है, लेकिन हम उन्हें घेर कर रखते हैं, उन सभी डेंजर से बचा कर रखते हैं जो उनके एक्सटिंक्शन ला सकता है, यानी कि जो उनको ख़त्म कर सकता है, उनको विलुप्त कर सकता है। तो ऐसे एरियाज जहां पर हम एनिमल को ऐसे इन्वायरमेंट में इस तरीका से रखते हैं जैसे कि उनको अपना घर लगे, अपना नेचुरल हैबिटेट लगे और वो वहां हिफाजत से रह सके, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स कहते हैं। अब जो हमारा जूलॉजिकल पार्क्स है, इससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन है, तो हम देखते हैं कि कितने तरह से हम एनिमल को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि हमारा टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन फॉर एनिमल्स जो है वो कितने तरह का है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैटेगरीज ऑफ कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन की दो कैटेगरी है जो आपको माइंड में रखनी होती है। नंबर 1 इज इन सितु conservation and
नंबर 2 इज एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है, इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, एक छोटी सी बात जो आप जहन में रखेंगे। इन सितु, इन मतलब अपने एरिया में, इन, ठीक है, जहां वो था वहीं पर उसको कंजर्व किया गया है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही, कहीं से जानवर को वहां से निकाला नहीं गया, उसके नेचुरल जगह पर ही हमने उसकी हिफाजत कर दी, तो दैट इज नोन एज इन सितु। लेकिन एक्स सितु कंजर्वेशन, एक्स एग्जिट, बाहर, यानी कि हमने वहां से एनिमल को बाहर निकाल लिया है और किसी दूसरे जगह पर लाकर हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर एनिमल को उसके खुद के घर में ही कंजर्व किया जाए, उसके खुद के जंगल में, खुद के एरिया में ही हम हिफाजत दे रहे हैं, तो इट इज इन सितु कंजर्वेशन। और अगर हम वहां से बाहर निकालते हैं और तब कंजर्वेशन करते हैं, तो दैट इज नोन एज एक्स सितु कंजर्वेशन। तो मैं आपके लिए अभी यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लिख दे रही हूं ताकि आपको इसका प्रॉपर नॉलेज हो जाए। Now we are having the two types of conservation, that is in situ and ex situ conservation। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मैंने आपको पहले ही बोला उनके खुद के ही प्राकृतिक जगह पर ही उनको कंजर्व करते हैं, तो दैट इज नोन एज इन सितु कंजर्वेशन। कुछ एग्जांपल्स है नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो हो गया हमारे इन सितु कंजर्वेशन में आ गए। एक्स सितु कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन एरियाज अदर देन नेचुरल हैबिटेट, यानी कि नेचुरल हैबिटेट के अलावा वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह आप हिफाजत के लिए ले जा रहे हैं, देन इट इज नोन एज एक्स सितु कंजर्वेशन। और एक्स सितु कंजर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट जो एनिमल्स के रिगार्ड में है वो है हमारा जू। तो देखिए यहाँ पे जू के बारे में बात हम लोग करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, क्योंकि अक्सर इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना ही सिर्फ नीट के एग्जाम में, आपके किसी भी तरह के एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें अगर आप इंडियन लेवल पर किसी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हो तो आपसे कई सारे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जू का नाम लिखा मैंने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी जिनको मिली है इंडिया में, तो वहां पर आपको याद रखने की जरूरत है। नंबर 1 इज वेंदालर जू, ठीक है, ये जो है तमिलनाडु में है और ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट जू है। ठीक है, यहाँ पे जो टाउन है दैट इज चेन्नई एंड द स्टेट इज तमिलनाडु, तो वहां पर ये पाया गया है। नेक्स्ट इज नंदनकानन जू, उड़ीसा में जो है, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जू, बिगेस्ट जू कहा गया। तीसरा है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, दैट इज इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज द थर्ड बिगेस्ट जू ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारे इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गया। अब हम आते हैं अपने अगली टॉपिक पर कि व्हाट इज म्यूजियम, और म्यूजियम क्या है, और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे ताकि हम म्यूजियम के बारे में भी नॉलेज ले सके। तो लेट्स हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, म्यूजियम। Now we are going to have the definition and some important points related with museum. Okay, let's have the museum. It is an institution. Of course, म्यूजियम में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी तरह की चीज़ें देखते हैं और उसका ज्ञान लेते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, है ना, कि ये चीज़ क्या है, कहाँ थी, कैसे आई, यहाँ पे क्या चीज़ है ये। तो म्यूजियम जो होता है वो एक तरह का एग्जिबिटिंग प्लेस है, यानी कि एग्जिबिशन, प्रदर्शनी जैसा जगह होता है, जहाँ पर हमें आर्टिस्टिक और एजुकेशनल मटेरियल्स को देखने का और जानने का मौका मिलता है। यानी कई सारी पुरानी चीज़ें जो आर्टिस्टिक होती हैं उनके बारे में भी हम जान पाते हैं, और कई तरह के एजुकेशनल जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हमें वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ नोट मैंने आपको दिया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। म्यूजियम जो होता है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ वर्ड है ना, तो ग्रीक वर्ड जो था वो कौन सा था, वो था मौजियन। ठीक है, द ग्रीक वर्ड वाज मौजियन। मौजियन का मतलब होता है मंदिर, है ना, तो टेम्पल। तो ये मौजियन वर्ड से ही हमने डिराइव करके क्या बनाया, म्यूजियम बनाया। ठीक है, तो एंशियंट ग्रीस जो थे वो मानते थे कि म्यूजियम जो होता है वो एक म्यूजेस, टेम्पल ऑफ म्यूजेस है। म्यूजेस, उन्होंने म्यूजेस वर्ड यूज किया एक देवी के लिए जिनको साइंस एंड आर्ट्स की गॉडेस कहा जाता था। तो साइंस और आर्ट्स दोनों ही तरह की चीज़ें आपको म्यूजियम में मिलेंगी। म्यूजियम में जाकर हम बहुत पुराने हिस्टोरिकल जो हमारे फाइटर्स रहे हैं, जो हमारे मुगल इम्पेयर्स रहे हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कोलकाता का जो एक म्यूज़ियम है जिसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडियन म्यूज़ियम है, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे हमारे जो
फ्रीडम फाइटर्स गुजरे हैं उनसे भी काफ़ी रिलेटेड आर्टिस्टिक चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, है ना। क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड कई सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं जो देखकर हम सीख पाते हैं, जान पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आर्ट्स और साइंस दोनों फील्ड से रिलेटेड ही वर्क का टुगेदर एक कॉम्बिनेशन हमें म्यूजियम में देखने के लिए मिल जाता है। तो टेम्पल ऑफ म्यूजेस कहा गया इसको, म्यूजियम को, यानी कि द गॉडेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम का नाम बताया। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दैट इज सिचुएटेड इन लंदन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे साइंस और आर्ट्स से रिलेटेड अब तक के सभी अपडेट पाए जाते हैं जो कि हम आराम से वहाँ जाकर सीख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल एग्जाम्पल्स, हैव अ लुक। तो आपको यहाँ पर मैंने जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे दी हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एनसीईआरटी के सबसे लास्ट टॉपिक पर, दैट इज टैक्सोनॉमिकल कीज। क्या होते हैं ये कीज? तो कीज जो होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड जानकारी हम लेंगे और देखेंगे कि कीज से हमें क्या फ़ायदा होता है। की का मतलब ऐसे कॉमनली चाबी होता है, तो ऑफ कोर्स ये भी एक चाबी है जो हमें टैक्सोनॉमी के और करीब पहुंचा देगा और हमें और भी ज़्यादा जानकारी और मदद मिल सकेगी कि किस तरह से हमें ऑर्गेनिजम्स को जानना है और पहचानना है। तो लेट्स हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, टैक्सोनॉमिकल की, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। नाउ वी आर हैविंग टैक्सोनॉमिकल की और उसकी डेफिनेशन और उसका पर्पस और कौन है सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल की। देखिए यहाँ पे, टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन और टू डिस्टिंग्विश वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अनदर, यानी कि ये हमें ऐसी फैसिलिटी दे देता है जिससे हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग कर पाते हैं, है ना। और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहले किस की का इस्तेमाल किया गया। ऐसे तो और भी बहुत सारे कीज हैं जिसका डेफिनेशन और मैं आपको बताऊंगी वो कौन सारे हैं, लेकिन सबसे प्रीवियस, सबसे पहले कौन सा यूज किया गया था, दैट वाज डाइकोटोमस कीज। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है कि सबसे प्रोमिनेंट या सबसे प्रीवियस कौन यूज किया गया। वहां पर लेटेस्ट बताए गए हैं, जैसे मैनुअल्स हो गए, मोनोग्राफ्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें बाद में आई, लेकिन सबसे पहले जो की यूज की गई है दैट इज डाइकोटोमस की। क्या था इसका बेसिस, क्या था इसके बारे में रिलेटेड पॉइंट देखिए। प्रोवाइड्स 2 कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस एट ईच स्टेप, यानी कि हर स्टेप पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक जो जहां पर आप एग्री करेंगे, उस स्पेसीज से वो मैच कर रहा होगा तो आप उस स्पेसीज के साथ उसको ऐड करेंगे, और दूसरा जो उस स्पेसीज के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पर लिख सकते हैं पिन्ना प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो कुछ बर्ड्स हैं जहां पर वो एग्री होगा, कुछ बर्ड्स हैं जहां पर वो डिसएग्री होगा। स्केली बॉडी, ठीक है, या नॉन स्केली बॉडी। टेल्स आर लॉन्ग, टेल्स आर शॉर्ट, है ना। तो ऐसे करके देख रहे हैं आपको पेयर में मिल रहा है, जहां एक जगह आप एग्री हैं, दूसरी जगह जस्ट उसका अपोजिट है। तो इस बेसिस पर हमने जो तैयार किया उसी को कहा डाइकोटोमस की। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस बार बार आ रहे हैं, एक आपके फेवर में और एक जो है किसी और ऑर्गेनिजम्स के फेवर में, है ना। मतलब एक किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉजिटिव है तो दूसरा किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉजिटिव है, फिर एक निगेटिव है तो दूसरा उसके लिए पॉजिटिव है। तो इस तरह से कुछ टर्म्स हमारे दिए गए हैं। इन दोनों को अगर जो डाइकोटोमस कीज है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस देता है आपको, तो उस 2 कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस से एक जोड़ी बन गया, ठीक है। उस जोड़ी को हम क्या कहते हैं, आपको मैंने लिखा यहाँ पे, प्रोवाइड्स 2 कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस एट ईच स्टेप। 2 कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस देगा। 2 कॉन्ट्रास्टिंग मतलब 2 चीज मिलकर एक पेयर कहलाती है। एनसीईआरटी में इस पेयर का नाम बताया गया है कि इस पेयर को क्या कहेंगे, दैट पेयर इज नोन एज कॉपलेट। आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, आपको ये शब्द मिलेगा वहां पे, कॉपलेट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर का जो पेयर होगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉपलेट कहते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रास्टिंग फीचर में भी 2 टाइप्स है, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। एक जो एग्री करेगा, ठीक है, और दूसरा जो डिसएग्री करेगा। जैसे अपोजिट करते हैं हम लोग, है ना, दिस प्रेजेंट, दिस एब्सेंट, दिस प्रेजेंट, दिस एब्सेंट। अक्सर जो होता है ना, अलग करना, डिफरेंस करने की शुरू से ही एक ही स्टेप ली गई है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल और एसेक्सुअल में हम लोग डिफरेंस करते हैं। तो सेक्सुअल में हम लोग लिखते हैं फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट,
ठीक है। एसेक्सुअल में लिखते हैं फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, है ना। जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल एंड जाइगोट डू नॉट फॉर्म्स। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, देख रहे हो ना, कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर लेकर आप डिफरेंस कर रहे हो, अलग कर रहे हो। ये बहुत पुरानी सिस्टम है जहाँ पे हम इसका यूज करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमस की। अब इसमें एक और चीज आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, लीड, ठीक है। तो जो भी फीचर आप यूज कर रहे हैं ना, उस फीचर को हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। तो आप लीड के लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज फीचर्स टेकन फॉर टैक्सोनॉमी आर कॉल्ड लीड। तो लीड की मदद से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे एक एक करके फीचर आना चाहिए। अब सिर्फ एक ही चीज पर हम अंतर नहीं निकाल सकते। सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कॉपलेट मिलेगा आपको तो आप अंतर नहीं कर सकते। कम से कम आपके पास ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आने चाहिए। तो जो भी फीचर्स आपके सामने आएंगे उसके बेसिस पर आप डिफरेंस करते जाएंगे। तो उन सभी फीचर्स को हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं, है ना। लीड ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो लीड जो होता है उसके मदद से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और उस लीड में क्या शामिल होता है, कॉपलेट शामिल होता है, या जिसके मदद से हम डिफरेंस करते जाते हैं। तो दिस वाज आवर टैक्सोनॉमिकल की। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने और भी बहुत सारा तरीका ढूंढा हमारी मदद करने का, और उन तरीकों में बहुत सारे हमें जो टर्म्स दिए गए हैं वो टर्म्स हम अब देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हमें मिले हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग सम अदर टैक्सोनॉमिकल कीज, ठीक है, कुछ अलग। नंबर 1 जैसे कि मोनोग्राफ। मोनो का मतलब ही होता है एक, और ग्राफ का मतलब होता है एक ड्यूरेशन, है ना, जिसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देख पाते हैं ना, ग्राफ। तो यहाँ पर हमको किसी एक ही जेनस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये सारी चीज़ों पे वर्क नहीं करते हैं। हर एक मोनोग्राफ में किसी एक ही जेनस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे मोनोग्राफ ऑफ पाइनस, यानी कि वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पाइनस के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। तो उसको हम कहते हैं मोनोग्राफ। नेक्स्ट आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर एरिया को कवर किया गया, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर एरिया पे जितने तरह के जेनस हैं, जितने तरह की फैमिली है या स्पेसीज है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। जैसे फॉर एग्जांपल मैनुअल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो मैनुअल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया में जितने भी तरह के प्लांट स्पेसीज या जो भी कैटेगरीज आपको मिलेंगी तो उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैनुअल ऑफ डेजर्ट, तो डेजर्ट मैनुअल में आपको डेजर्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। उसके बाद आता है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन तो हम और आप हमेशा फॉलो करते आए हैं, क्योंकि पब्लिकेशंस में क्या होती है ना, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो भी नया इन्फॉर्मेशन आया, न्यू पब्लिकेशंस आती रहती हैं और हमें उससे जानकारी मिलती रहती है। नेक्स्ट फ्लोरा। फ्लोरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्लोरा जो होता है वो प्लांट से ही रिलेटेड है। तो प्लांट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें फ्लोरा टैक्सोनॉमिकल की मदद से मिल सकती है। आप डेफिनेशन खुद भी समझ सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, कंटेंट्स अकाउंट, इट इज कंटेंट्स अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर हमें प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके रहने सहने के बारे में आइडियाज मिल जाएंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरा टैक्सोनॉमिकल की। लास्ट इज कैटलॉग। कैटलॉग में ऑफ कोर्स क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है। जैसे ए से जितने भी प्लांट या एनिमल कैटेगरी के स्पीसीज हैं, बी से, सी से, आपको जिस वर्ड से भी ढूंढना है, जिस लेटर से भी किसी स्पीसीज को ढूंढना है, आप उस लेटर के जरिया आप कैटलॉग में उसको जल्दी से जल्दी और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टैक्सोनॉमिकल कीज। एंड along with this topic we have finished with our first chapter of class 11, that is the living world. I hope you will always support me and you will always share my videos with your friends. Class 11 please आप इसको ध्यान से पढ़ें, as well as NEET एंड टारगेट एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस कम ही होते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं। तो उसके लिए आपको इस चैप्टर को एक बार थॉरोली एनसीईआरटी प्लस वीडियो चैनल की मदद से कर लेना है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ओके, वी विल अगेन मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11. टिल देन प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।